हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्कॉलर अलाइट में। जो लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो इनसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से पता चलता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम यहाँ पर देखेंगे भारतीय संविधान की जो डिटेल सीरीज स्टार्ट करी उसका पार्ट 12, जिसके अंतर्गत हम संविधान जो मैंने पिछले 11वें भाग में संविधान के बारे में बताया था, तो उसका जो कुछ बचा हुआ सेक्शन था उसको आज हम इस पार्ट में कवर करेंगे। तो आज इस पार्ट में आपका संविधान पूरा, जो संविधान के अंतर्गत जो संसद है, संसद पूरा खत्म हो जाएगा। उसके बाद कुछ और पार्ट बचेंगे, तो जल्द ही आपका जो है संविधान या इंडियन पॉलिटी समाप्त होने वाली है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पूरे संविधान के वीडियोस को जरूर देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज जो हम बात करेंगे यहाँ पर अनुच्छेद 89 से 98 के बारे में भी बात करेंगे, जो संसद के अधिकारी से रिलेटेड है। उसके बाद अनुच्छेद 89 से 92 जो है आपका राज्यसभा से संबंधित अधिकारी है, तो वो भी हम उसके बारे में बात करेंगे। 93 से 96 तक जो है वो लोकसभा से संबंधित अधिकारी हैं, तो इनके बारे में भी आज हम चर्चा करने वाले हैं। और आर्टिकल 97 जो कि राज्यसभा तथा लोकसभा के अधिकारी के वेतन एवं भत्ते हैं, तो इन सभी चीजों को हम देखेंगे। मेनली जो है आज हमारा फोकस है 89 से 98 जो आर्टिकल है, इन पूरे आर्टिकल को डिटेल में जानना। और 98 वाला आर्टिकल लास्ट वाला आर्टिकल है संसद का सचिवालय, उसके बारे में भी हम यहाँ पर जानेंगे। तो इन सभी चीजों को आज हमको पढ़ना है। जैसा कि पीछे हमने आपको पढ़ा दिया था वैसे ही आज ये कुछ आर्टिकल बचे हुए हैं, तो इनको ही हम डिटेल्स आज देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आर्टिकल 89 से। और जो 89 से 98 के बीच में है संसद के अधिकारी, ऑफिसर्स ऑफ पार्लियामेंट की बात करेंगे। उसके अंदर हम देखेंगे आर्टिकल 89 यानी कि 89, राज्यसभा का सभापति और उपसभापति, यानी कि जो हमारा अपर हाउस है यानी कि राज्यसभा, उसका हम चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के बारे में बात करेंगे। तो देखिए उसमें क्या बोला गया है कि भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। राज्यसभा यथाशक्ति शीघ्र अपने किसी भी सदस्य को अपना उपसभापति चुनेगी, और जब जब उपसभापति का पद रिक्त होता है तब तब राज्यसभा, ठीक है, तब तब राज्यसभा किसी अन्य सदस्य को अपना उपसभापति चुनेगी। यानी कि राज्यसभा की यहाँ पे बात की जा रही है, तो राज्यसभा में जो आपका उपराष्ट्रपति होता है, यानी कि जो हमारे भारत का उपराष्ट्रपति है, वो सभापति होंगे वहां के राज्यसभा के, ठीक है, पदेन सभापति होंगे। और जो उपसभापति होगा वो राज्यसभा के जो सदस्य हैं मिलकर ही अपने में से ही किसी एक सदस्य को उपसभापति के रूप में चुनेंगे। क्यों? क्योंकि मान लीजिए कभी ऐसी परिस्थिति बनती है कि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति पद के लिए चला जाता है, यानी कि राष्ट्रपति के उपस्थित ना होने पर राष्ट्रपति पद का कार्यभार संभालता है, तो उस समय वहां का सभापति कौन होगा? तो जो उपसभापति होगा वही उस समय वहां का सभापति बनाया जाएगा। इसलिए जो है उसको शीघ्र ही उपसभापति का पद को भर दिया जाता है। बात करते हैं आर्टिकल 90 की। 90 आर्टिकल में क्या दिया गया है देखते हैं। उपसभापति का पद रिक्त होना, पद त्याग और पद से हटाना। तो राज्यसभा के उपसभापति के पद, ठीक है, उपसभापति के रूप में पद धारण करने वाला सदस्य यदि राज्यसभा का सदस्य नहीं रहता है तो वह अपना पद रिक्त कर देगा। यानी कि अगर वो राज्यसभा का सदस्य नहीं है तो वहां का पहली बात तो बन ही नहीं सकता, इसलिए उसको रिक्त करना पड़ेगा। किसी भी समय सभापति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग कर देगा। यानी कि जो अध्यक्ष है यानी कि उपराष्ट्रपति को अगर वो अपना त्याग पत्र देता है तो भी वो अपना पद को रिक्त कर सकता है। राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा। यानी कि अगर राज्यसभा के सभी जितने भी तत्कालीन सदस्य हैं, अगर उन्होंने एक संकल्प पारित कर दिया कि नहीं इसको हटाना है, तो उसके द्वारा उसको हटाया जाएगा। परंतु खंड गा के प्रयोजन के लिए कोई संकल्प तब तक प्रस्तावित नहीं किया जाएगा जब तक कि उस संकल्प को प्रस्तावित करने के आशय की कम से कम 14 दिन की सूचना ना दे दी जाए। यानी कि वही है मेनली कि प्रस्तावित करने से पहले जो आपका उपसभापति है उसको 14 दिन पहले सूचना दी जाएगी कि आपके प्रति ऐसी ऐसी चीजें हो रही हैं, तो ये सूचना आपको 14 दिन पहले देनी पड़ेगी, तब जाके आप उपसभापति को हटाने की प्रक्रिया राज्यसभा में स्टार्ट कर सकते हैं। अब देखते हैं आर्टिकल 91 की बात की जाएगी। तो इसमें देखिए क्या बोला जा रहा है। सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन करने तथा सभापति के रूप में कार्य करने कि उपसभापति या अन्य व्यक्ति की शक्ति यहाँ पर बताई जा रही है। तो जब जो सभापति है हमारा, यानी कि जो अध्यक्ष है वहां का, यानी कि पदेन सभापति हमारे उपराष्ट्रपति का पद अगर रिक्त है या ऐसी अवधि में जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहा हो या उसके कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा हो, तब उपसभापति या यदि उपसभापति का पद रिक्त है तो राज्यसभा का ऐसा सदस्य जिसको राष्ट्रपति इस प्रयोजन के लिए नियुक्त करे, इस पद के कर्तव्यों का पालन
करेगा। यानी कि वही सभा चीज यहाँ पे आसान शब्दों में अगर हम बात करें कि राष्ट्रपति के ना होने पर अगर राष्ट्रपति के कर्तव्यों का पालन उपराष्ट्रपति कर रहा है, उस समय हमारे राज्यसभा का अध्यक्ष का पद, जो सभापति का पद है, वो रिक्त होगा। और मान लीजिए उस समय आपका उपाध्यक्ष यानी कि उपसभापति का पद भी अगर रिक्त है तो उसकी जगह कौन लेगा? तो जो हमारे उस समय राष्ट्रपति होंगे, राष्ट्रपति जिसको भी बोलेंगे वो उस समय उस पद का या उस कर्तव्यों का पालन करेगा। यह आसान शब्दों में यहाँ पर बोला गया है। दूसरा पॉइंट देखते हैं क्या बोला गया है कि राज्यसभा की किसी बैठक से सभापति की अनुपस्थिति में उपसभापति या यदि वह भी अनुपस्थित है तो ऐसा व्यक्ति जो राज्यसभा की प्रक्रिया के नियमों के द्वारा अवधारित किया जाए, या यदि ऐसा कोई व्यक्ति उपस्थित नहीं है तो ऐसा अन्य व्यक्ति जो राज्यसभा द्वारा अवधारित किया जाए सभापति के रूप में कार्य करेगा। मेनली वही चीज बात की जा रही है कि अगर सभापति अनुपस्थित है तो मेनली वो व्यक्ति आ सकता है जो राज्यसभा की प्रक्रिया के द्वारा अवधारित किया जाए। ठीक है, यानी कि राज्यसभा का जो नियम है उसके द्वारा उसको दिया जाएगा पद और वो वहां पर उसको कार्यभार संभालेगा। मेनली यही चीज बात की गई। क्या है, संविधान की लैंग्वेज थोड़ी सी हमको टफ पड़ती है तो उसको हमको आसान लैंग्वेज में पढ़ना है। एज इट इज आप बुक की लैंग्वेज को अगर पढ़ने की कोशिश करोगे तो मेनली आपको याद नहीं होगा, तो उसको अपने लैंग्वेज में कन्वर्ट करके उसको याद रखना है। आसान भाषा में आप याद रखोगे तो बहुत ही अच्छा होगा आपके लिए। चलिए आर्टिकल 92 की बात करते हैं। जब सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उसका पीठासीन ना होना। देखते हैं उसके बारे में क्या चीज बोली जा रही है। आर्टिकल 92, राज्यसभा की किसी बैठक में जब उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब सभापति या जब उपसभापति को उसके पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है, यानी कि या तो उपराष्ट्रपति यानी कि उसके जो सभापति है या उपसभापति किसी को भी हटाने की प्रक्रिया अगर राज्यसभा में चल रही है तो तब उपसभापति उपस्थित रहने पर भी पीठासीन नहीं होगा। और अनुच्छेद 91 के खंड 2 के उपबंध में ऐसी प्रत्येक बैठक के संबंध में वैसे ही लागू होंगे जैसे वे उस बैठक के संबंध में लागू होते हैं जिससे यथास्थिति सभापति या उपसभापति अनुपस्थित हैं। मेनली बात वही की जा रही है, अगर पहले से कोई संकल्प चल रहा है तो जो है उसको माना जाएगा कि वह उपस्थित नहीं है आपके किसी भी बैठक में, क्योंकि उनके ऊपर हटाने की प्रक्रिया चालू है। जब उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का कोई संकल्प राज्यसभा में विचाराधीन है और सभी चीज हो रहा है, तब सभापति को राज्यसभा में बोलने और उनकी कार्यवाहियों में अन्यथा भाग लेने का अधिकार होगा। यानी कि जो उसकी कार्यवाहियां है उसमें भाग भी लेगा और सभा में वो बोलेगा भी। अनुच्छेद 100 में ऐसा बोला गया है, अनुच्छेद 100 में किसी बात के होते हुए भी ऐसे संकल्प पर भी ऐसी कार्यवाहियों के दौरान किसी अन्य विषय पर मत देने का बिल्कुल हकदार नहीं होगा। तो मेनली जो यहाँ पे बात की जा रही है कि वो बोलेगा लेकिन मत देने का उसको अधिकार नहीं होगा। वोट नहीं कर सकता वो, लेकिन बोल सकता है, उपस्थित रह सकता है। तो बस यही चीज इसमें इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन ऐसा बनता है, यहाँ से क्वेश्चन को समझिएगा। क्वेश्चन बनेगा कि यदि जो राज्यसभा का सभापति है उसके ऊपर एक संकल्प या उसको हटाए जाने की प्रक्रिया चालू है हमारे राज्यसभा में, तो क्या वो मत देने के लिए हकदार होगा? तो उसका आंसर होगा नहीं। ये क्वेश्चन बनता है यहाँ से। चलिए बात करते हैं लोकसभा के बारे में। तो लोकसभा का अध्यक्ष, स्पीकर और उपाध्यक्ष यानी कि डिप्टी स्पीकर के बारे में हम बात करते हैं। लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में अपने 2 सदस्यों को अपना अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनेगी और जब जब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होगा तब तक लोकसभा किसी अन्य सदस्य को यथास्थिति अध्यक्ष या उपाध्यक्ष चुनेगी। मेनली एक अध्यक्ष को चुना जाएगा और दूसरा उपाध्यक्ष को चुना जाएगा। आर्टिकल 94 के बारे में हम बात करेंगे। तो आर्टिकल 94 में बोला गया है अध्यक्ष यानी कि स्पीकर और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना, पद त्याग और उसे पद से हटाए जाने के बारे में चर्चा की गई है। तो देखते हैं क्या बोला गया है आर्टिकल 94 में। लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में पद धारण करने वाला सदस्य, यदि लोकसभा का सदस्य नहीं रहता है तो वह अपना पद रिक्त कर देगा। मेनली आपको अगर अध्यक्ष बनना है वहां का तो उस सदन का आपको सदस्यता लेनी पड़ेगी। किसी भी समय यदि वह सदस्य अध्यक्ष है तो उपाध्यक्ष को संबोधित, और यदि वह सदस्य उपाध्यक्ष है तो अध्यक्ष को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकता है। यानी कि अगर वो अध्यक्ष है तो अपना रेजिग्नेशन लेटर दे देगा उपाध्यक्ष को, और अगर वो उपाध्यक्ष है तो अध्यक्ष को देगा त्याग पत्र और अपने पद को समाप्त कर देगा। लोकसभा के तात्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा अपने पद को हटाया जा सकता है। वही चीज है, लोकसभा के सभी लोग अगर मान जाते हैं या उनको हटाना है, वही प्रक्रिया चलानी है, तो जो समस्त सदस्य उनके बहुमत
जो जितना ज्यादा बहुमत रहेगा उसके द्वारा इस पद को भी हटाया जा सकता है। लेकिन देखिए बिल्कुल सेम है राज्यसभा और लोकसभा की ये प्रक्रिया, परंतु खंड गा के बारे में क्या बोला जा रहा है कि प्रयोजन के लिए कोई संकल्प तब तक जो प्रस्तावित नहीं किया जाएगा जब तक कि उस संकल्प को प्रस्तावित करने के आशय की कम से कम वही 14 दिन पूर्व सूचना दे देनी चाहिए। तो वही चीज है, 14 दिन की जो है सूचना आपको देनी होगी। परंतु यह और कि जब कभी भी लोकसभा का विघटन किया जाता है तो विघटन के पश्चात होने वाले लोकसभा के प्रथम अधिवेशन के ठीक पहले तक अध्यक्ष अपने पद को रिक्त नहीं करेगा। यानी कि अगर लोकसभा का विघटन हो गया है तो जब तक जो है उसका पहला अधिवेशन नहीं हो जाता उस तक वो रेजिग्नेशन नहीं दे सकता, उसको उस पद पर बने रहना ही पड़ेगा। तो ये चीजें यहाँ पर डिस्कस की गई है लोकसभा के स्पीकर और उसके डिप्टी स्पीकर के बारे में। बात करते हैं हम अनुच्छेद 95 की। इसके अंतर्गत हम यहाँ पर बात करेंगे अध्यक्ष के पद के कर्तव्यों का पालन करने या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने उपाध्यक्ष या अन्य किसी व्यक्ति की शक्ति। मेनली हम यहाँ पर क्या जानेंगे कि मान लीजिए अध्यक्ष नहीं है तो अध्यक्ष के पद पर उपाध्यक्ष कार्य करेगा, और मान लीजिए उपाध्यक्ष भी नहीं है तो अध्यक्ष के पद पे कौन कार्य करेगा उसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। तो देखते हैं क्या बोला जा रहा है। जब अध्यक्ष का पद रिक्त है तब उपाध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद रिक्त है तो लोकसभा का ऐसा सदस्य जिसको राष्ट्रपति इस प्रयोजन के लिए नियुक्त करे उस पद और उस कर्तव्यों का पालन करेगा। वही चीज बोला जा रहा है कि अध्यक्ष अगर नहीं है तो उपाध्यक्ष करेगा, अगर लेकिन उपाध्यक्ष भी नहीं है तो लोकसभा का ही ऐसा सदस्य जिसको राष्ट्रपति बोलता है या राष्ट्रपति इस प्रयोजन के लिए नियुक्त करेगा। लोकसभा की किसी बैठक से उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष या यदि वह भी अनुपस्थित है तो ऐसा व्यक्ति जो लोकसभा की प्रक्रिया के नियमों के द्वारा अवधारित किया जाए, या यदि ऐसा कोई व्यक्ति उपस्थित नहीं है तो ऐसा अन्य व्यक्ति जो लोकसभा के द्वारा अवधारित किया जाए अध्यक्ष के रूप में काम करेगा। यानी कि वही लोकसभा के नियम के विधि के तहत जो आपका सदस्य है उसको हम लोकसभा का अध्यक्ष के पद पर बैठाएंगे। आर्टिकल 96 की बात की जा रही है तो आर्टिकल 96 देखते हैं इसमें क्या बोला जा रहा है। लोकसभा के बारे में ही बात की जा रही है यहाँ पर कि जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटाने का कोई संकल्प अगर विचाराधीन है तो क्या वो किस तरीके का कार्य कर सकता है, मत दे सकता है या नहीं दे सकता, वो चीज हम यहाँ पर जानेंगे। तो एज इट इज जैसा कि राज्यसभा में है सेम है, बस इसमें एक थोड़ा सा चेंज है, वो देखते हैं क्या है। लोकसभा की किसी बैठक में जब अध्यक्ष को उसके पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन है तब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को उसके पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उपाध्यक्ष उपस्थित रहने पर भी पीठासीन नहीं होगा। यानी कि उपस्थित है फिर भी उसको नहीं माना जाएगा कि वो उपस्थित है। और अनुच्छेद 95 के खंड 2 के उपबंध में ऐसी प्रत्येक बैठक के संबंध में वैसे ही लागू होंगे जैसे कि उस बैठक के संबंध में लागू होते हैं। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट है जब उपाध्यक्ष को उसकी पद के हटाने का कोई संकल्प लोकसभा में चल रहा है, ठीक है, तब लोकसभा में उसे बोलने और उसकी कार्यवाहियों में अन्यथा भाग लेने का अधिकार होगा। बोल सकता है, वो कार्यवाहियों में भाग ले सकता है। और अनुच्छेद 100 में किसी बात के होते हुए भी ऐसे संकल्प पर ऐसी कार्यवाहियों के दौरान किसी अन्य विषय पर प्रथमतः ही मत देने का उसको हकदार होगा। ऐसे विषयों पर वो मत दे सकता है, किंतु ये जो है इंपॉर्टेंट चीजें देखिए अंडरलाइन है, किंतु मत बराबर होने की दशा में मत देने का हकदार नहीं होगा। बस यही पॉइंट इंपॉर्टेंट है जहां से आपका क्वेश्चन बनेगा। मान लीजिए वोटिंग के समय 50-50% वोट सबको मिल गए तो अध्यक्ष के पास एक अधिकार होता था कि वो एक वोट अपना जिसको भी देगा वह टीम जीत जाएगी। लेकिन अगर लोकसभा में चल रहा है उसको हटाने की प्रक्रिया पहले से ही, तो वह यह वाला वोट नहीं दे सकता। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसी को आपको फोकस करना है स्लाइड में, इसको आपको याद रखना है। चलिए 97 आर्टिकल 97 क्या बोलता है? सभापति और उपसभापति तथा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन और भत्तों के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। तो देखिए क्या बात की जा रही है। राज्यसभा के सभापति और उपसभापति को तथा लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को ऐसे वेतन भत्ते जो संसद विधि द्वारा नियत करे और जब तक इस निमित्त इस प्रकार उपबंध नहीं किया जाता है तब तक ऐसे वेतन और भत्तों का जो दूसरी अनुसूची में निर्दिष्ट है संकाय किया जाता है। मेनली जो है संसद के द्वारा ये सब चीजें की जाती है, निर्धारित की जाती है किसको क्या वेतन मिलेगा, कितने भत्ते मिलेंगे।
अब आर्टिकल 98 के बारे में बात करते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। संसद का सचिवालय। संसद के प्रत्येक सदन का पृथक सचिवीय जो है कर्मचारी बंद होगा, परंतु इस खंड की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह संसद के दोनों सदनों के लिए सम्मिलित पदों के सृजन को जो है निवारित करती है। एक सचिवालय होगा उनके लिए, यह चीज संसद में बोला गया है। संसद विधि द्वारा संसद के प्रत्येक सदन के सचिवीय जो कर्मचारी बंद हैं में भर्ती का नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों का विनिमय करेगी, यानी भर्ती और उनकी सेवा की टर्म्स जो है, रेगुलेशन ऑफ टर्म ऑफ सर्विस, ये सब संसद के द्वारा यहाँ पर किया जाएगा। जब तक संसद खंड 2 के अधीन उपबंध नहीं करती है, तब तक राष्ट्रपति यथास्थिति लोकसभा के अध्यक्ष तथा राज्यसभा के सभापति से परामर्श करने के पश्चात लोकसभा के या राज्यसभा के सचिवीय कर्मचारी बंद में भर्ती और नियुक्ति व्यक्तियों की सेवा की शर्तों का विनिमय के लिए नियम बना सकेगा। यानी कि जो है राष्ट्रपति और लोकसभा के अध्यक्ष राज्यसभा के सभापति से जो है सलाह लेकर उनके नियम बना सकता है। इस प्रकार बनाए गए नियम उक्त खंड के अधीन बनाए गए किसी भी विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए प्रभावी होंगे। तो मेनली जो है उनके लिए जो कर्मचारी हैं, जो वहां के जो सचिवालय है, तो वहां के जो नियम है या तो संसद बनाएगा, नहीं तो राष्ट्रपति की सलाह पे बनेगा, या लोकसभा के अध्यक्ष के सलाह पे बनेगा, या राज्यसभा के जो है सलाह पर बनेगा। तो ये सब चीजें जो है रूल और रेगुलेशन की यहाँ पर आर्टिकल में बात की गई है। ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट वाली चीज हमारी कवर हो चुकी है और कुछ और चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट वो आगे हम देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर थोड़ी सी और चीजें यहाँ पर बात की गई है। तो संसद के जो प्रत्येक सदन है, संसद का जो प्रत्येक सदन है का अपना सभापतित्व करने वाला अधिकारी और सचिव तथा अन्य कर्मचारी होते हैं। संविधान के अनुच्छेद 89 के अनुसार उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। राज्यसभा के सभापति के साधारणतः मत देने का अधिकार नहीं होता है, क्योंकि वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, बल्कि उसे यह पद भारत का उपराष्ट्रपति होने के कारण प्राप्त होता है। परंतु यदि किसी पर पक्ष या विपक्ष में डाले गए मतों की गणना एक समान हो जाती है, तो राज्यसभा के सभापति को निर्णायक मत डालने का अधिकार होता है। राज्यसभा का सभापति वे सभी कार्य करता है जो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। अंतर बस इतना है कि लोकसभा के अध्यक्ष को संविधान के कुछ विशेष शक्तियां दी गई हैं। उदाहरण के लिए धन विधेयक को प्रमाणित करने या दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन का पीठासीन का अधिकार। राज्यसभा अपने सदस्यों में से किसी एक सदस्य को उपसभापति का निर्वाचन करता है। तो मेनली ये एक सार है जो हमने अभी तक पढ़ा कि भाई संसद है, दो चीज होंगी, उसमें लोकसभा होगा, उसमें राज्यसभा होगा, और जो राज्यसभा होगा उसका सभापति उपराष्ट्रपति होगा, लोकसभा का अध्यक्ष होगा। ये सब चीजें बात की जा रही है और उपराष्ट्रपति को ये पद दिया गया है कि आप भैया राज्यसभा के जो सभापति का पद का कार्यभार भी आप संभालोगे। ज्यादा शक्ति लोकसभा के अध्यक्ष के पास है, और जो राज्यसभा का सभापति होता है वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, लेकिन उसको ऐसी स्थिति में जब वोटिंग सामान्य हो जाए वहां पर उसको वोट देने का अधिकार है। और लोकसभा के अध्यक्ष को थोड़े कुछ स्पेशल पावर हैं, जैसे कि धन विधेयक को प्रमाणित कर देना, संयुक्त अधिवेशन जो कि राष्ट्रपति बुलाता है हमारे आर्टिकल 108 के तहत, उसका जो है पीठासीन करना या उसकी अध्यक्षता करना, ये सब चीजें लोकसभा के पास थोड़ी सी ज्यादा है। तो ये पूरे हमने जो अभी पढ़ा संसद का सार जिसको बोला जाता है वो सार है। राज्यसभा में अध्यक्षता करने वाले सभापति और उपसभापति होते हैं। लोकसभा में अध्यक्षता करने वाले अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं, यानी कि वही सभापति होगा इसमें, और इसमें उपसभापति होगा, यानी कि चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन की बात की जाएगी। यहाँ पर स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की बात की जाएगी। चलिए अब लोकसभा अध्यक्ष के स्पीकर के बारे में बात कर लेते हैं, उसकी कुछ शक्तियों के बारे में बात कर लेते हैं कि उसकी शक्तियां क्या है और उसके कार्य क्या है, जो कि इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, लोकसभा के अध्यक्ष का पद सदन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण परंपरागत और औपचारिक पद है। अध्यक्ष लोकसभा का सर्वोच्च प्राधिकार प्राप्त अधिकारी होता है, जो कि उसकी अन्य निष्पक्षता पर आधारित होता है। अध्यक्ष की अधिकांश शक्तियों एवं कार्यों का उल्लेख संविधान के अंतर्गत किया गया है, जबकि कुछ मामलों में उसे अपने विवेकानुसार कार्य करना पड़ता है। मेनली संविधान में जो हमारे लोकसभा के स्पीकर है उसके कार्य और शक्तियों का वर्णन किया गया है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिसका वर्णन नहीं है, फिर भी उसको अपने विवेक से, अपने दिमाग से, अपनी जो मेमोरी है, अपनी मेमोरी के बल पर उसको सॉल्व करना पड़ता है। क्योंकि वनी सी बात है, हर चीज किताब में लिखी नहीं हो सकती। कुछ सिचुएशन कभी कभी ऐसी बन जाती है कि उस समय आपको अपनी मानसिकता का वहां पर प्रमाण देना पड़ता है। चलिए बात करते हैं कुछ और चीजों की, शक्तियां और उसके कार्य की बात करते हैं। तो अध्यक्ष का सर्वप्रथम एवं सर्व प्रमुख कार्य लोकसभा की अध्यक्षता करना और उसकी कार्यवाही का संचालन करना है। लोकसभा की बैठक स्थगित करना, गणपूर्ति ना होने की दशा में बैठक को निलंबित करना भी उसका एक कार्य है।
कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, इसका निर्धारण भी अध्यक्ष ही करता है एवं उसका निर्णय अंतिम होगा। यानी कि धन विधेयक के रूप में जो स्पीकर का निर्णय होगा वो अंतिम निर्णय माना जाएगा। किसी विधेयक के संबंध में संसद के दोनों सदनों के मध्य विवाद की स्थिति उत्पन्न होने पर दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करना, दोनों सदनों की अध्यक्षता करना है, ना कि बुलाए जाना। बुलाता है 100 आर्टिकल 8 के तहत हमारा प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है और अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष या स्पीकर करता है। कुछ और पॉइंट देखते हैं। क्या बोला जा रहा है कि सदन का यदि कोई सदस्य हिंदी अथवा अंग्रेजी में अपने विचारों को अभिव्यक्त कर पाने में असमर्थ होता है तो अध्यक्ष अपने विवेक से उस सदस्य को अपनी मातृभाषा में बोलने की अनुमति प्रदान करता है। इस बात का निर्धारण अध्यक्ष ही करता है कि कब किसी सदस्य को बोलने का अवसर दिया जाएगा और उसे कितनी देर बोलने दिया जाएगा। आवश्यक होने पर वह भाषणों की समय सीमा का निर्धारण भी कर सकता है। तो ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है और ये 5वां पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है कि मान लीजिए किसी व्यक्ति से आपसे इंग्लिश में हिंदी में नहीं बनता, उससे बोलते तो अपनी मातृभाषा में बोल सकता है। यह भी ऑर्डर या फिर अनुमति जो देगा वो देगा हमारा स्पीकर। अध्यक्ष विधेयकों एवं संकल्पों के संबंध में रखे गए संशोधनों में से कुछ को सभा के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु चयनित कर सकता है और ऐसी किसी भी संशोधन को सभा में समक्ष प्रस्तुत करने से इनकार कर सकता है जो उसके विचार से तुच्छ या नगण्य हो। तो वो जो बोलेगा कि भाई ये वाला संशोधन आना चाहिए तो आएगा सभा में, और नहीं तो अन्यथा नहीं आएगा। सदन के किसी विषय पर बराबर मत रहने पर वह अपना निर्णायक मत दे सकता है। संसद की समस्त समितियों पर सर्वोच्च नियंत्रण अध्यक्ष का ही होता है। वह उनके अध्यक्षों सभापतियों की नियुक्ति करता है और उनके कार्यों के संगठन अथवा उनके द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया में ऐसे दिशा निर्देश प्रेषित कर सकता है जो वह आवश्यक समझे। कोई भी समिति अध्यक्ष की पूर्वानुमति के बिना संसद भवन से बाहर अपनी बैठक का आयोजन जो है ना तो संसद भवन से बाहर अपनी बैठक का आयोजन कर सकती है और ना ही राज्य सरकार को अधिकारियों को गवाही के लिए बुला सकते। तो मेनली हर चीज में कोई भी समिति है उसको अध्यक्ष की पहले से अनुमति होना चाहिए। अगर कोई उसको बाहर जाके अपनी बैठक करना है या राज्य सरकार के अधिकारियों को गवाही में बुलाना है तो इसके लिए आपको पहले स्पीकर से अनुमति लेनी पड़ेगी। तो ये हमने उसके कार्य देखे, हमारे जो लोकसभा के अध्यक्ष है उसके कार्य और उसकी शक्तियों के बारे में यहाँ पर जाना। 10वां पॉइंट और है, देखते हैं क्या बोला जा रहा है। लोकसभा में व्यवस्था बनाए रखने का उत्तरदायित्व अध्यक्ष का है और वह सभी सदस्यों से नियम का पालन करवाता है। यदि कोई सदस्य अध्यक्ष के अधिकार की अवहेलना करे तो उसे लगातार सभा की कार्यवाही में बाधा डालते रहे तो अध्यक्ष उसका नाम लेकर उसे सभा से निलंबित कर सकता है। लोकसभा अध्यक्ष 11वें पॉइंट की बात की जा रही है। लोकसभा अथवा उससे संबंधित मामलों में संबंधित संविधान तथा नियमों की व्याख्या करने का अधिकार अध्यक्ष को है और कोई भी सरकार इस संबंध में अध्यक्ष के साथ वाद विवाद नहीं कर सकती। तो ये भी एक पावरफुल अधिकार है उसके लिए। 12वें पॉइंट की बात करें, अध्यक्ष के रूप में आसन पर बैठकर अभिव्यक्त विचारों के संबंध में उसे सार्वजनिक रूप से अथवा समाचार पत्रों में वाद विवाद का केंद्र नहीं बनाया जा सकता। वही चीज है, यानी समाचार पत्रों में मीडिया में उसको वाद विवाद का केंद्र उसको नहीं बनाया जाएगा सार्वजनिक रूप से। तो ये एक उसकी पावर हो गई। वह सदन की कार्यवाहियों के संबंध में समय समय पर राष्ट्रपति को सूचना देता रहता है जिससे कि राष्ट्रपति एवं संसद के मध्य सामंजस्य बना जाता है। क्योंकि जो हमारा संसद है वो 3 चीजों से मिलकर बना है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, इसलिए राष्ट्रपति को उसके बारे में जानकारी देना आवश्यक है। दल बदल संबंधी मामलों का निर्धारण तथा सदस्यों की योग्यता अथवा अयोग्यता का निर्धारण अध्यक्ष ही करता है। तो ये सब चीजें अध्यक्ष या स्पीकर के ही कार्य हैं। अब यहाँ पर कुछ और चीजें देख लेते हैं जो हमारे इंपॉर्टेंट ऐसा है कि लोकसभा के जितने अभी तक अध्यक्ष हुए, स्पीकर हुए, उनके बारे में हम देखते हैं। तो पहले थे हमारे गणेश वासुदेव मांगलंकर, जो कि बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, जीवी मांगलंकर। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। 1952 से 1956 तक रहे। M.A. अयंगर ये दूसरे रहे, हुकुम सिंह तीसरे, नीलम संजीव रेड्डी जो कि हमारे लोकसभा के स्पीकर रह चुके हैं, डॉक्टर गुरदयाल सिंह ढिल्लो, बलिराम भारत, नीलम संजीव रेड्डी फिर से बने थे। उसके बाद बात करें तो KD हेगड़े बने, फिर डॉक्टर बलराम जाखड़ बने, रवि राय बने, शिवराज बी पाटिल बने, PA संगमा बने। फिर उसके बाद बात करें तो GMC बालयोगी, PM सईद, मनोहर, गजानन जोशी, सोमनाथ चटर्जी, मीरा कुमार जो कि प्रथम महिला स्पीकर थी। तो ये आपका IMP हो गया, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया। और अभी करंट में सुमित्रा महाजन जो कि दूसरी महिला स्पीकर हैं हमारी। तो आपको पहला याद रखना है गणेश वासुदेव मांगलंकर, उसके बाद आपको मीरा कुमार याद रखना है जो कि हमारी पहली महिला स्पीकर थी, और उसके बाद एक और दूसरी महिला स्पीकर सुमित्रा महाजन जो कि 2014 से अभी तक बनी हुई है।
तो ये यहाँ पर हमने देखा जो हमारे लोकसभा के अभी तक स्पीकर रह चुके हैं और जो अभी करंट में हैं। तो यहाँ पर आपका संसद आज समाप्त होता है। इसके बाद और भी चीजें आएंगी, जो भी बचा हुआ है हमारा संविधान ऑलमोस्ट अब खत्म होने वाला है, जल्द ही आपका संविधान समाप्त हो जाएगा। तो आप सब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप वीडियोस को देख सकें। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जो लाल बटन दिख रहा है सब्सक्राइब करने का उसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे भी क्लिक कीजिए और वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। तो चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।